Good morning to you all. On behalf of the Center for Extension Education IGNOU and Telecenter Red Arc Foundation, I welcome you to all to this last and final course of Certificate in Telecenter / Village Knowledge Center program. So far we have seen the first three courses, OXE 021, OXE 022 and OXE 023. And today we are going to see the last and final course, which is OXE 024, and the course title is Promoting a Telecenter. And today we have our expert Ms. Jayalakshmi Chittur, who has been a pioneer in this telecenter movement for the past 20 years, and she has been working with various grassroots level community, both in telecenter movement as well as in community radio movement. With this, I welcome Ms. Jayalakshmi Chittur to give this lecture. Over to Ms. Jayalakshmi Chittur. Good morning, everyone. Today we'll be covering information management at a telecenter. Under this section, we will be covering 3 units. The first unit in this module will be Introduction to Information Management at a Telecenter. The second unit will cover Information Systems, Sources and Ethics. The third unit will cover Information Management Tools and Techniques. Let's come to the first section, the unit which covers Introduction to Information Management at a Telecenter. जब हम एक टेलीसेंटर का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं तो उस समय में हमें ये महसूस होता है कि हम कई बारी लोगों के साथ मेल मिलाप करना होता है, इसके साथ साथ कई वेंडर, कई सप्लायर, कई डिपार्टमेंट के साथ भी बातचीत करनी होती है। केवल बातचीत ही नहीं, कई बारी हमें इंफॉर्मेशन मेल के द्वारा आता है, कभी कभी हमें किताबों का देखना पड़ता है। तो अलग अलग तौर तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन आता रहता है। अब हम इसको किस तरीके से समझें, इनको ऑर्गेनाइज कैसे करें, मैनेज कैसे करें, ये हमारा मुख्य रहेगा कार्यक्रम इस लेसन में। और हम क्या क्या इससे सीखने का कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेशन को मैनेज कैसे किया जाए। इसके लिए जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसका हम अपने टेलीसेंटर के लिए किस तरीके से उसका इस्तेमाल करें, और हम खुद ही, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन का एक स्रोत रहता है, तो उस टेलीसेंटर को हम एक लाइब्रेरी या रिसोर्स सेंटर के जैसे कैसे बनाएं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि केवल हम एक तरीके से इंफॉर्मेशन हमारी समझ से ना पहुंचाकर, क्या समाज में इंफॉर्मेशन की जरूरत है, किस किस तरीके के लोग इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, उसको पहचानना, आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी इंफॉर्मेशन नीड्स, इन 4 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वाला है क्या? 4 इनमें की मुद्दे होते हैं। पहले तो भाई समझना कि क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत है हमें, फिर उन्हें एक तरीके से बटोरना, उन्हें सही तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद उस जो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंची है उसका दूर दूर तक फैलाव करना। अब छोटी सी बात ले लीजिए, अगर हम कोई बात को पूरे गांव, 6-7 गांव जहां हमारा टेलीसेंटर का दायरा है वहां तक पहुंचाना हो, तो हम क्या करते हैं, हम एक पर्चा बनवा के बंटवा सकते हैं। हम जो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर आती है, अखबार आती है, उसमें छपवा के उसका फैलाव करा सकते हैं। हमारे आसपास के रेडियो स्टेशन में एक उसमें एडवर्टाइजमेंट जारी कर सकते हैं, या उसके ऊपर एक प्रोग्राम तय कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन को फैलाना है तो वो हम कर सकते हैं। तो ये कौन सा तरीका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा सबसे एफिशिएंट होगा, जो सबसे इफेक्टिव होगा, इसके बारे में हमें सोचना है। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि इसमें हमें ये समझना है कि इस इंफॉर्मेशन से लोगों को किस तरीके से फायदा होने वाला है, क्या क्या तरीका है जिससे हम लोगों के सोच को बदल सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देना है बैंक के लोन के बारे में, ये आज तक लोगों को ये समझ ही नहीं है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके ऊपर इच्छा जताएं या इसके बारे में समझने की कोशिश करें। तो वो एक नीड को आइडेंटिफाई करना, पब्लिक कैसे बिहेव करती है उसको समझना, इसको हम एक मुख्य दायरा मानते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का। और किस किस तरीके के इंफॉर्मेशन आमतौर पे टेलीसेंटर के यूजर्स को जरूरत होती है, मुख्यतः जो उनके पेशा है,
चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वीविंग हो, चाहे कारपेंट्री हो, इस तरीके के कई तरीके के जो कामकाज है रोजमर्रा के उनके गांव में, उस तरीके के इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। इसके अलावा और क्या क्या काम पाने के स्रोत हैं, क्या क्या वोकेशनल कोर्सेज हो सकती हैं, उसके बारे में भी एक ट्रेनिंग होता है। फिर कई बारी हम लोगों को सरकारी कार्यक्रमों के बारे में भी इच्छा होती है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले उनके बारे में, और स्वास्थ्य के बारे में। मुख्यतः इस तरीके के इन्फॉर्मेशन की हमें टेलीसेंटर में मुख्यतः लगता है कि ऐसा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होता है या डायनामिक इन्फॉर्मेशन होता है। कुछ होता है जो छप छपा के आ जाती है और पहले से ही उसमें बनी इन्फॉर्मेशन को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कोई ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर हम अपने गांव के एक टेरेन के बारे में बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ दाईं ओर पहाड़ है, वो तो बदलने नहीं वाला, तो वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। अगर मान लीजिए कि हमें बताना है कि इतने देर के बाद आपको वैक्सीनेशन कराना है अपने छोटे बच्चे का, तो वो मुख्यतः न बदलने वाला इंफॉर्मेशन है, इसको हम स्टैटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो रोज बदलता रहता है, जैसे आज का तापमान क्या रहेगा, भाई वो तो पहले से तो नहीं अंदाजा लगा सकते, वो छाप छाप के नहीं रख सकते, उसकी रोज रोज रीडिंग लेनी होती है और रोज रोज उसके बारे में हमें खबर चाहिए होती है, तो इसको डायनामिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इस इंफॉर्मेशन का जो वैल्यू है वो बहुत कम टाइम के लिए है। मान लीजिए आज भूकंप आने वाला है करके कोई प्रेडिक्शन हुआ, तो अगर नहीं आया तो वो कल उसका वैलिडिटी नहीं रहता। तो इसी तरीके से हमें कुछ इंफॉर्मेशन को डायनामिक इंफॉर्मेशन के ग्रुप में हम डाल देते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि अगर हम एक मैनेजर हैं, एक हम टेलीसेंटर को चला रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेवारियां होती हैं। एक जिम्मेवारी तो है कि पहले हमें हमारे गांव में हमारे जो क्लाइंट हैं उनको हम किस तरीके का इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है उसको पहचानें। दूसरा, हमें उस इंफॉर्मेशन के बारे में कहाँ से जांच पड़ेगा, किन से हमें वो इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। फिर वो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया, मान लीजिए वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आया, बहुत ही ऐसा लिखा हुआ है जिसको आम आदमी हमारे गांव में हमारी भाषा में ना समझ पाए, तो उसको हमें उस दूसरे तरीके से पेश करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कुछ लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ हमारे गांव में वेदर कंडीशन है वो स्टॉर्मी है, अगर ऐसा अंग्रेजी में आपको रिपोर्ट आती है मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, अब हमें ये बताना है कि इसका हमारे गांव में क्या असर हो सकता है। हम ये कहेंगे कि मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हमें खबर मिली है कि आज तूफान आने का अंदेशा है। अब हमने उसी इंफॉर्मेशन को दूसरे तरीके से पेश किया, तो ये प्रोसेसिंग हुआ। अब इसको हम किस तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं, ये होगा चौथा जिम्मेदारी, दैट इज डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम पहले मुद्दे पे आते हैं कि हम इंफॉर्मेशन नीड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। हमारे समाज में हमारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको किस तरीके की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। पहले तो हम लोगों को पहचाने, हमारे यहाँ कम्युनिटी में जो जो काम हो रहा है, क्या क्या पेशे हैं, उन सबको पहचाने। फिर हम लोगों के साथ मिल बैठकर बातचीत करें, मीटिंग करें, ग्रुप डिस्कशन करें, सर्वे करें, क्वेश्चनर बनाएं, उसमें से एक पूछताछ करें टीचर्स से, वहाँ के अधिकारियों से वगैरह। फिर एक लिस्ट बनाएं, इन्वेंट्री बनाएं, और फिर अलग अलग टारगेट ग्रुप के लिए अलग अलग तरीके का इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। मान लीजिए अगर मेरे पास लैंड ही नहीं है तो मुझे खेती बाड़ी के जो जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो शायद मेरे लिए कोई काम का नहीं है, परंतु अगर मैं एक लकड़ी के काम में काम करने वाला हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये पता लगने से कि आज मार्केट में सागवान की लकड़ी किस तरीके से हम लेकर आ सकते हैं, या उसका क्या क्या उपयोग है, या उसके बारे में कोई जांच पड़ताल पड़े तो वो मेरे लिए कामयाबी का चीज होगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अलग अलग स्रोत हैं। हम खुद भी उसके ऊपर अधिक जानकारी भी ले सकते हैं, पर हमारे समाज जिनके लिए हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट हो उसको पहले जांच पड़ताल कर लेना बहुत जरूरी होता है। अब आइए हम इस पूरे प्रोसेस में जब हम देखते हैं इसको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट के साथ जो हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे आप ले लीजिए इंटरनेट से, चाहे आप किताबों से ले लीजिए,
चाहे आप कोई मैन्युस्क्रिप्ट है, कोई मैनुअल है, कोई ट्रेनिंग बुक है, इनसे ले लीजिए और उसको उस तरीके से हमें बदलाव करना पड़ेगा और लोगों के लिए डिसेमिनेशन करना पड़ेगा। हमारा अगला यूनिट आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सोर्सेस एंड एथिक्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि आप अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशन के स्रोतों के बारे में समझना, अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस के बारे में समझना, उस सोर्स के बारे में हमें ये जांच पड़ताल करना कि ये सत्य वचन है कि नहीं है, कि उसको और वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, और उसको वैलिडेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बारी लोग बाग कुछ भी बात फैला देते हैं, जिससे बोलते हैं अफवाह फैल गया भाई, और कुछ देर के बाद जांच पड़ताल करें तो लगता है कि वो तो बात सच्ची नहीं निकली। तो हमें जब एज टेली सेंटर मैनेजर जब हमें काम करना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये जो इंफॉर्मेशन हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसका उपयोग सही है, उनके लिए है, और क्या जो इंफॉर्मेशन हम जुटा रहे हैं क्या वो सही स्रोत है और उसके वेरिफिकेशन हमने कर ली है और वो काम की चीज़ है। और ऐसा नहीं करें कि अगर कहीं से हमने कोई किताब से कोई हमने इंफॉर्मेशन लिया और हमने उनके लिए बात रखी पर वो बताया ही नहीं कि ऐसे बताया जैसे कि वो हमारा इंफॉर्मेशन हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर हमने किसी किताब से कोई इंफॉर्मेशन ली तो उसके बारे में बताना कि हमें इंफॉर्मेशन यहां से प्राप्त हुई है, तो कौन सा सूत्र है जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिला है उसके बारे में भी जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। सो इस यूनिट में इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सोर्सेस एंड एथिक्स में हम ये 4 लर्निंग आउटकम्स के बारे में सीखेंगे। अब चले देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला क्या है। ये अपने आप में एक स्टडी एरिया है। इसमें लोग बाग बहुत गौर से पढ़ाई करते हैं, इस पे रिसर्च करते हैं, पूरा लाइब्रेरी साइंस होता है और पूरा मैनेजमेंट सिस्टम होता है। पर हमें इतना समझना है कि हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसमें मुख्यतः अगर हम देखें तो पहले आता है इंफॉर्मेशन को संगठित करना, फिर उसको हमें कहाँ कौन से रूप से हम इसको फैलाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। तीसरा है कि भाई हमने प्रचार प्रसार तो कर दिया, बाद में अगर उसकी ज़रूरत हो तो उसको कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये है स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। चौथा आता है कि हमने स्टोर तो कर दिया, मान लीजिए लाइब्रेरी बना दी हमने, पहले 200 किताब थी अब 500 हो गई, तो अगर ढूंढना हो तो बड़ा मुश्किल होता है, तो रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन ये इसका चौथा भाग है। उसके बाद कई बार ऐसे होता है कि हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है इंटरनेट से और हम चाहते हैं उसका हम प्रचार प्रसार करें लोगों के लिए, एक छोटा सा बुलेटिन बनाकर। किताब तो हमें मिली 20 पेज की इंटरनेट से और हमें एक पन्ने में उसको दूसरी तरीके से उसको लिख के पेश करना है। और फाइनली जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे अभी आप इस स्लाइड को देख रहे हैं, इस स्लाइड में हमने पूरे एरिया ऑफ रिसर्च को हमने 6 भाग में डालकर एक ग्राफिक में डालकर आपको दिखाया है। इस तरीके से कैसे हम इंफॉर्मेशन को संगठित करें, दूसरी तरह से लिखें, पेश करें, स्टोर करें, रिट्रीव करें, फिर चेंज करें और उसको डिस्प्ले करें, ये पूरा आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत। अब चलते हैं, देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सोर्सेज वाला कहाँ से हो सकता है। कुछ तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा लोकल कम्युनिटी से, कुछ मिलेगा आपको बाहर से, तो या तो आपका लोकल सोर्स हो सकता है या एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है। अब अगर ले लीजिए, अगर एक्सटर्नल सोर्स है तो इंटरनेट, मास मीडिया का मतलब है न्यूज़पेपर, मास मीडिया का मतलब है रेडियो, मास मीडिया का मतलब है टेलीविजन, या फिर किताबें, रेफरेंस बुक्स, फोटोग्राफ या एक्सपर्ट। तो आपके स्रोत, इंफॉर्मेशन का स्रोत जो रहेगा वो बाहर से जब आता है तो कई माध्यम हो सकते हैं आपके पास। अब अगर लोकल सोर्स लें तो हमारे पास लोकल लीडर होते हैं, हमारे मार्केट्स होती हैं, जहां हाट लगता है वो हो सकता है, अधिकारी होते हैं और बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्ञान होता है। अब इन लोगों का
मुख से बोलने का या पर्चा छपा या रिपोर्ट, ये सब हमारे लिए लोकल सोर्स होता है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस को जुटाकर हमें लोकल इंफॉर्मेशन का बारे में बता पाते हैं. सो यू कैन हैव इन the domain of sourcing of information either an external resource or a local resource, and when it is an external source you could take care of internet, mass media, monographs, references, photographs or experts. When it comes to local resource, you often consult elders, village heads, community leaders, and you source from the local markets, the weekly haats or government representatives who work in the nearby areas. Now they provide relevant and local information for us to organize, garner and share with the public. Now not only is it important to collect the information, you need to validate and package the information. Validation process has 4 steps. You need to look at the accuracy of the statements made. You need to look at its objectivity. You need to see if the source is a valid source and therefore does it have authority, and is it issued by an official resource, and is there validity of that information. So sometimes we have information about a storm in USA. It may have no relevance to us in our village. So we may have it accurate, it may be objective, it may have authority, but it may not be valid for us. So you have to know how to sift the information. Then you have to package it. How do you package it? You look at its compatibility, whether it is simple or not, whether it creates a value addition to the community. Is it possible to render it in the local language? Is there an advantage if I share this information? And can I substantiate the information that I am sharing? तो पैकेजिंग एक मुख्य भाग होता है. उसमें हमें न केवल ये देखना पड़ता है कि हमारे गांव में, हमारी जगह में जहां हम काम कर रहे हैं, वहां के लोकल लोगों के लिए वो काम करने वाला इंफॉर्मेशन है कि नहीं, वो सरलता से और उसके लिए वहां के लोगों के लिए ज्ञान बढ़ाने वाला हो और आप उनके भाषा में बोल पाए, इस तरीके का इंफॉर्मेशन को हमें पैकेज करने की जरूरत होती है. तो कई बारी हमें कोई बेसिक इंफॉर्मेशन कहीं से मिलता है, उसको हम लोकल सोर्स के इंफॉर्मेशन के साथ जुटाकर हम उसको रीपैकेज करते हैं. रही बात हम इस जब पैकेज करने के बाद में हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे. प्रचार प्रसार के अधिक साधन हैं. आजकल तो मोबाइल भी है, न्यूज़पेपर भी है, रेडियो भी है, टेलीविजन भी है और प्रिंट भी है. हमारे पास कई तरीके के साधन है और मुख से भी हम जैसे लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनमें भी कर सकते हैं, मीटिंग्स बुला सकते हैं, उनमें भी हम शेयर कर सकते हैं. अब ये रही बात कि हमने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में कुछ मुख्य बातें सीखी. हमारा तीसरा भाग जो है वो आता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स. भला हम मैनेजमेंट के मेथड को तो सीख गए, अब किस किस तरीके से हम सक्सेसफुली कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम सही प्रचार प्रसार कर पाएंगे और इसके तकनीक क्या हैं, इनके बारे में हम इस यूनिट में सीखेंगे. और इस भाग में मुख्य बात ये भी है कि ये प्रैक्टिकल बात है. पहले भाग और दूसरे भाग में हमने इसके कॉन्टेक्स्ट और थियोरी को समझा. इस भाग में हम ये सीखेंगे कि इसका हम मैनेजमेंट किस तरीके से बेहतरीन तरीके से करें. जितना हमारे पास पैसा है, जितना हमारे पास समय है, उसका हम सदुपयोग करते हुए इसका प्रैक्टिकली किस तरीके से हम करें और कैसे हम कामयाबी पा सकते हैं. अब रही बात मुख्य, जब हम इंटरनेट की बात करें या आजकल इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीके बहुत हैं, टेलीविजन है, जैसे आज आप क्लास देख रहे हैं, इस क्लास का आप टेलीविजन के माध्यम से आपको प्रचार प्रसार मिल रहा है. हम लोग यहाँ स्टूडियो में बैठ के बात करते हैं और आप पूरे देश भर में जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये क्लास का फायदा हो रहा है. सो एक टीचर एक क्लासरूम में ना बैठकर सारे स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्टली अवेलेबल हैं. अब इसी को ले लें तो सबसे मुख्य बात इंटरनेट के प्रयोग में आता है सर्च इंजन. सर्च इंजन वो है जैसे गूगल हुआ, आपने कई लोगों ने सुना होगा जिन्होंने इंटरनेट का थोड़ा बहुत ध्यान रखा है. तो जब भी आपको कुछ चीज खोजना हो तो आप सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं. इसका पुराना तौर तरीका क्या था? सर्च इंजन का पुराना तौर तरीका था, आप लाइब्रेरियन के पास जाते थे, एक लाइब्रेरी में जाते थे, कोई बुक ना समझ में आए तो फिर आप या तो नाम समझ में आता था या ऑथर समझ में आता था या टॉपिक समझ में आता था,
तो लाइब्रेरियन एक तरीके से सर्च इंजन था, उनके पास सारे किताबों के और रिसोर्सेज के बारे में एक इंडेक्सिंग होती थी, कार्ड्स रखे होते थे जिसमें सारा रेफरेंस होता था, और सही मायने में जहां वो किताबें रखी होती थी उसका एक ऑर्डर उनको मालूम होता था, उस नंबर को रेफरेंस देख के फटाफट वो कॉपी निकाल देते थे। अब ये तो हुआ सर्च इंजन जो इलेक्ट्रॉनिकली आज बराबर आपके पास आता है। अब इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज में आपके पास ऑडियो मटेरियल भी हो सकती हैं, वीडियो मटेरियल भी हो सकता है, रिटन मटेरियल भी हो सकता है, किताब हो सकती है, प्रेजेंटेशन हो सकता है और डेटा हो सकता है। इसके अलावा सबसे मुख्य बात यह है कि आपके पास लोकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है कि आप लोकल इंफॉर्मेशन को किस तरीके से जुटाएंगे। ये 3 मुख्य मुद्दे हो सकते हैं जिसके द्वारा हम ये टूल्स को उपयोग करके इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब इसके टेक्निक्स क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरीके से हम इस इंफॉर्मेशन को हम आगे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हमने कुछ तो जिक्र किया ही कि कम्युनिटी का न्यूज़लेटर बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन की कैंपेन कर सकते हैं, कम्युनिटी रेडियो जो सामाजिक रेडियो है जो गांव में अपने स्तर पे अपने इंफॉर्मेशन के साथ वो चलाते हैं वो हो सकता है, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कर सकते हैं जहाँ पे कोई चीज़ कॉन्सेप्ट या कोई आइडिया है जो ठीक से समझ में ना आए तो हम एक मीटिंग बुलाकर वहाँ हम उसको स्टेप बाय स्टेप सिखा सकते हैं। कभी कभी हम इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए फील्ड विजिट भी कर सकते हैं। कई बार हमने थ्योरी पढ़ा होता है और हमें उसके बारे में सही जांच तब मिलता है जब हम किसी चीज़ को डायरेक्टली देख लेते हैं। मान लीजिए इतने लाखों हजारों लेडीज़ हैं, घर में खाना बनाती हैं, कहीं स्कूल कॉलेज पढ़कर नहीं उन्होंने सीखा। उन्होंने कैसे सीखा? उन्होंने अपने मम्मी को, अपने दादी को, अपने घर में बड़ों को खाना बनाते हुए देखा, देख के उन्होंने सीख लिया। अब इस तरीके से जब हम देख के सीखते हैं वो प्रैक्टिकल फील्ड विजिट से हो सकता है। इसी तरीके से हम इसी रिकॉर्डिंग को अगर किसी को हमने डायरेक्टली करते हुए देखा उसको हम एक रिकॉर्ड कर लें तो वो उसे बार बार भी देख सकते हैं और बाकी लोग भी देख सकते हैं, न केवल वो जो डायरेक्टली देख रहा है। सो अलग टूल्स, एनहांस टूल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर अगर हम चाहते हैं कि बहुत अलग अलग प्रदेशों में भी लोग देखें तो हम इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनेट में जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा यूट्यूब करके एक टूल है, उसमें आप छोटे छोटे फिल्मों को बनाया जो आपने है, रिकॉर्ड किया है, अपने घर के मोबाइल के कैमरा से भी कर सकते हो, आप वीडियो कैमरा से भी कर सकते हो, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। उसका फायदा क्या है कि बाकी बहुत सारे लोग भी उसको देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं। फिर आप एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकते हैं कि मान लीजिए चर्चा का विषय बनाएं, कोई एक्सपर्ट को बुलाएं और चर्चा करें, 4-10 लोग बैठे, 15 लोग बैठे, गांव के लोग, बड़े लोग बैठे, अपने सवाल, अपने डाउट निकालें, पूछें। इसके अलावा एक मुख्य माध्यम है कि हमने जो इंफॉर्मेशन को जुटाया उसको हम एक डेटाबेस बनाएं, उसको हम ऑर्गेनाइज करें। जैसे लाइब्रेरियन में लाइब्रेरी का इंडेक्स कार्ड बनता है, ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसको बनाते हैं तो वो एक डेटाबेस ऑफ लोकल इंफॉर्मेशन बन सकता है। उसका हमें कई बार ही उपयोग मिलता है और कई बार ही हम लोग उसका रीयूज कर सकते हैं, उसको सब्जेक्ट वाइज निकाल सकते हैं, टाइम वाइज निकाल सकते हैं। तो डेटाबेस बनाने से फायदा ये होता है कि उसके अलग अलग तरीके की सॉर्टिंग हो सकती है। वही इंफॉर्मेशन एक बार ही आपने सर्वे से, बातचीत से या एक्सपर्ट से निकाल कर जुटाया और उसके बाद उसको आपने मैनेज किया। और हम चाहते हैं कि ये जो यूनिट हमने सीखा आज, उस यूनिट का हम एक बारी क्विक रिकैप कर लें। इस रिकैप में अगर आप लोग, मैं किताब दिखाती हूँ, आप लोग खोल लें, पेज नंबर 11 ले लें। पेज नंबर 11 में जो यूनिट हम एक्सप्लेन कर रहे थे, यूनिट नंबर 2 जो इंफॉर्मेशन सिस्टम सोर्सेस एंड एथिक्स है, उसमें अगर हम देखें, पेज नंबर आ जाइए, क्विक समरी 19 नंबर पे। इसमें हमने जो देखा वो ये कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिविटीज आर डिवोटेड टू प्रोसेसिंग, कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन। Now, information literacy is a very important feature for a telecenter manager. They ought to know
how to manage the information that they have access to. Once you have internet, you have access to millions of resources. But how should you spend your time? Your time should be best spent in providing local and relevant information which can be value added to the community and which will interest the community to come back to you. So either it fulfills their professional needs, or it fulfills their educational needs, or it fulfills their health needs, or it fulfills their financial needs. So you have to look at how to make this information relevant. And not only should you rely on internet, books, monographs and other printed material or audio material, you must also rely on the community, which has also wisdom, which has experience, the local government, the local leaders, the local elected bodies. Information literacy becomes a very important tool. Once people are empowered with information, they can take the next step, they can act, they can avail of services. For example, if you know that there is a scheme on women's health improvement, but the village doesn't know. Now this is a very valuable information, it is creating value to the community. If you disseminate, package this information and disseminate, then the citizens, the women can avail of a grant or a fund that the government of India or the state government has in place. So this way you can be a very important information manager. A telecenter manager is a very important information manager too. And when people know that they get value for what you are able to provide, they would like to come back to you. This is also a way to motivate the community members to access and avail the services of a telecenter. Now, often when you just want to examine the information needs and the sources, there are standard ways, and it's important for you to look at additional reading material that is given at the end so that you can avail and read additionally. I think not only are you supposed to look at, if you look at the page number 20, the references relating to information management has been provided. The primary role of a telecenter manager when he is or she is trying to get the information to the public, they have to bear in mind that the public's need is not uniform. So if I am a person who is rearing cattle for my living, I don't need any information on forestry. I don't need any information about carpentry. So I should know, sometimes I have to disseminate information not to the entire villages that we serve, but to specific groups. So this is another part. So there are 6-7 resource materials that are given, and it's important that all the students take some time and refer to online encyclopedia called Wikipedia. So if you don't understand some term, please type the term in your search engine, which can be Google, which can be MSN Live, which can be Yahoo. There are many or Chrome. You know, there can be many search engines, but the most popular ones is the Google search. So on that Google search, you type the term. इसी बात को मैं हिंदी में कहते हुए कह रही हूँ कि अगर आपको कोई शब्द ना समझ में आए, आप उस शब्द को टाइप करें गूगल में जाके www.google.com करके, उसमें सर्च का एक बॉक्स टाइप आएगा, वहां पे उसको टाइप करें तो आपको उसके बारे में कई सारे रिसोर्सेस खुल के आ जाएंगे. तो वहां पे भी इंफॉर्मेशन मैनेज्ड है, वो आपके वर्ड को लेकर पूरे जो जितने रिसोर्सेस हैं उसको सर्च करता है, उसको लेकर वो उसके रिसोर्सेस को एक ऑर्डर में आपको डालता है, 10-10, 20-20 सोर्सेस एक लाइन पे देता है. अब इस सोर्स को लेकर आप दोबारा उस पे देखते हैं कि कौन सा सोर्स मुझे और समझाने में काबिल है, तो उसको आप क्लिक करते हैं, 1, 2, 3, 4 जो भी है, क्लिक करके आप उसके बारे में और सीख सकते हैं. तो इस तरीके से आप स्वयं ही इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में और लर्न कर सकते हैं जब आप एक ऑनलाइन रिसोर्स को एज अ लाइब्रेरी, एज अ रिसोर्स टूल यूज करें. अब जो टूल्स एंड टेक्निक्स की बात आई यूनिट 3 में, उसका भी मैं एक आपको बताना चाहती हूं कि जब हम
इंफॉर्मेशन टूल्स के बारे में समझें। कई बारी हम अच्छा लिखते हैं, पर कई बारी एज इंफॉर्मेशन मैनेजर हम अच्छा बोलते होंगे, तो हम अच्छा बोलते हैं तो हम उसका सदुपयोग करें, अगर हम अच्छा लिखते हैं तो उसका सदुपयोग करें। हम ऐसा सोचें कि अगर हमें बातचीत करने से ज़्यादा फायदा होता है, हमें जल्दी अपनी बात को कहने में हम समर्थ हैं, तो एक मीटिंग बुलाएं, गांव वालों का 2 या 3 ग्रुप्स में मीटिंग बुलाएं, यूथ का एक मीटिंग बुलाएं, आप विमेन का मीटिंग बुलाएं, आप सीनियर्स एल्डर्स मेन का बुलाएं, या ऑक्यूपेशन वाइज बुलाएं, एग्रीकल्चर वालों का एक साथ बुलाएं, अलग ऑक्यूपेशन में है उनका अलग बुलाएं। तो इस तरीके से भी आप अपनी बातचीत को रख सकते हैं। और क्यों ये बहुत ज़रूरी है? क्योंकि एक टेली सेंटर को सक्सेसफुल अगर होना है तो वो टेली सेंटर मैनेजर को ये देखना पड़ेगा कि क्लाइंट्स मेरे पास आए, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो हमारे क्लाइंट हैं, उनको हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि वो हमारे लिए सर्विस लेने के लिए हमारे पास पहुंचे। ये बहुत खास जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हमें दिक्कत होगी इस पे कि हमारा सेंटर तो बन गया, हमने बहुत तैयारी भी कर ली, पर लोग आ ही नहीं रहे। तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और वैल्यू एडिशन टू द क्लाइंट बहुत ज़रूरी है। तो हम टेली सेंटर मैनेजर ना केवल सिर्फ जो हमारा काम है उसको मैनेज करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है, बट एक इंफॉर्मेशन लिटरेसी को आगे बढ़ाना है। तो हमें अलग अलग तौर तरीके के बारे में थोड़ी बहुत तो जांच पड़ताल होनी पड़ेगी। तो वेदर इंफॉर्मेशन होता है, वेदर इंफॉर्मेशन आमतौर पे गांव में लोकल लेवल पे हर एक को ज़रूरत होती है, उसके बारे में बता सकते हैं। और हर एक को पैसा को किस तरीके से मैनेज करना है, इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन की बहुत खास ज़रूरत होती है, उसके बारे में बता सकते हैं। तो हमारे इंफॉर्मेशन सोर्स क्या हो सकती है कि या तो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो सकता है, या रेडियो हो सकती है जहां वेदर बुलेटिन आता होगा, या हम इंटरनेट से ले सकते हैं। तो अलग अलग स्रोत हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे हो सकती हैं। कई बार हम एक्सपर्ट से भी पूछ के बता सकते हैं। हमें ना पता हो तो हमें एक बैंक को कॉल करके भी ये इंफॉर्मेशन को जुटा सकते हैं। और हमने ये भी बात बताई थी कि कुछ इंफॉर्मेशन स्टैटिक होता है, कुछ इंफॉर्मेशन डायनामिक होता है। डायनामिक इंफॉर्मेशन क्या है? जैसे वेदर इंफॉर्मेशन है वो डायनामिक है, और जो म्यूचुअल फंड का इंफॉर्मेशन है वो मोरलेस स्टैटिक है। मतलब एक बार ही छप गया तो वो स्कीम जो है साल 2 साल 3 साल तक तो कोई उसमें बदलाव नहीं आएगी। कब बदलाव आ सकता है? हो सकता है जब सरकार की तरफ से बजट खुलता है तो हो सकता है उसमें कोई नॉर्म्स, कोई रूल्स, उसमें कोई बदलाव हो, पर मोरलेस वो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। अगला स्टैटिक इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है? हमने ये बात की कि अगर हम एक ज्योग्राफी को ले लें कि भाई ये गांव है, ये गांव इस स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर है, तो भैया वो तो बदलने नहीं वाला, ना गांव बदलने वाला ना स्टेशन बदलने वाला है। तो ये हो गया स्टैटिक इंफॉर्मेशन। तो 15 किलोमीटर्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन द लोकेशन ऑफ दिस विलेज, अगर ये हम ऐसे स्टेटमेंट करते हैं तो ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन हुआ। और अभी हम अगर बात आए कि लाइव इंफॉर्मेशन, कभी कभी हमारे पास आज तूफान आया, उससे 3 घर में वो छत उड़ गई, अगर ये इंफॉर्मेशन है, ये लाइव है, ये न्यूज़ है, तो इस तरीके का भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है। सॉइल कंडीशन है, आज हमें ये पौधा बोना है, ये तैयारी करनी है, तो हमें सॉइल कंडीशन आज जरूरत है, उसकी इंफॉर्मेशन लाइव इंफॉर्मेशन होगी वो, और वो बदल जाएगा। कभी पानी ज़्यादा पड़ा तो उसमें कोई केमिकल्स हैं जो लीच कर जाती हैं, पानी से बह जाती हैं, तो उसका आज का सॉइल कंडीशन और 3 महीने के बाद, मॉनसून के 3 महीने के बाद सॉइल कंडीशन अलग हो सकता है, क्योंकि पानी ज़्यादा बहने से कुछ उसकी जो खुराक है वो बह जाती है। तो इस तरीके के इंफॉर्मेशन जो है उसकी वैल्यू बहुत शॉर्ट टर्म होती है और वो चेंज होती रहती है। और क्रॉप प्राइसेस, आज मंडी का भाव क्या है, 3 दिन बाद क्या रहेगा, 10 दिन बाद क्या रहेगा, वो बदलता रहता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है डायनामिक इंफॉर्मेशन का। अगर हम एक और क्विक चेकलिस्ट लें, पेज नंबर 31 में आ जाएं, क्विक चेक नंबर 1.3, इसमें 4 रोल्स हमने बताया टेलीसेंटर मैनेजर का जो वो कर सकता है। पहला, उसे ये लोकल इंफॉर्मेशन की जांच पड़ताल होनी चाहिए कि क्या है, उनको क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर उसको
इतनी बड़ी किताब या इतनी बड़ी अंग्रेजी में या कहीं पे भी स्रोत हो, उसको हमें लोकल लैंग्वेज में बदलना, उनको समझ आने लायक उसको रीराइट करना, ये होता है प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। उसके बाद उन तक पहुंचाना, अलग अलग मीडियम है जिसके तहत हम उन्हें पहुंचा सकते हैं। हम कभी उसको एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कर सकते हैं, कभी हम पर्चा छपवा कर सकते हैं, कभी न्यूज़लेटर कर सकते हैं, कभी हम वर्कशॉप कर सकते हैं, कभी सर्वे कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और जो लोग लिखना पढ़ना ना जाने, उनके लिए क्या, उनके लिए हम ऑडियो या वीडियो टूल्स यूज कर सकते हैं। तो 5 इंफॉर्मेशन टूल्स अगर हम देखें, अगला है क्विक चेक 1.4, उसको ले लें तो हमें ये मिलता है कि 5 टूल्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग का क्या है, ऑब्जर्वेशन है। हम खुद अगर जांचें कि यहाँ मान लीजिए अब खेत में लगा हुआ है बंद गोभी, और बंद गोभी के पत्ते जो हैं बंद ही नहीं हो रहे, खुले हैं और पीले पड़ रहे हैं, भैया कुछ तो तकलीफ है। और शायद फार्मर आके आपसे ना पूछे, पर आप अगर एक टेलीसेंटर मैनेजर हैं, आप ऑब्जर्वेशन से ये जांच पढ़ सकते हैं कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे होना नहीं चाहिए नॉर्मली। तो आप एक एक्सपर्ट को बुलवा के उससे पूछवा सकते हैं। ये आप एक इंफॉर्मेशन मैनेजर के रोल अदा करते हुए करेंगे कि मान लीजिए या तो उसका पिक्चर ले लिया या उसकी सैंपल ले ली, एग्रीकल्चर सॉइल टेस्टिंग लैब्स में भेज दिया, फिर उसकी रिजल्ट आई, फिर जो रिजल्ट आया उसका सारे गांव में प्रचार प्रसार किया कि इसमें क्या खुराक मिलानी है या कोई कीटनाशक डालना है। तो इस तरीके से आप एक समाज में एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी मेंबर बन के एक पॉजिटिव प्लेयर रहेंगे। तो आपके पास जो सर्विसेज आप उसके तहत टेलीसेंटर के तहत डिलीवर करते हैं, उसके लिए बेटर रिसोर्सिंग होगा, लोग आप पे विश्वास करेंगे, वो जानेंगे कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसकी बहुत वैल्यू है। और आप ये भी जानेंगे कि न केवल आपने ऑर्गेनाइज करके डिसेमिनेट करना है, आपने ये भी देखना है कि आप जब ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन, एक बार ही कर दिया तो वो खत्म नहीं हो जाता और सब आदमी ने शायद सुना ना सुना। सो आपको एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को समझना पड़ेगा। और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के हमने 6 फंक्शंस बताए थे आपको। ये आपका लिखा हुआ है क्विक चेक 2.1 में, जिसमें हम कैप्चरिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग, मैनिपुलेटिंग एंड डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन के बारे में हमने बताया था। हमने एक ग्राफिक दिखाई थी, उस ग्राफिक में हमने ये आपको बताया कि न केवल एक बार ही काम किया हुआ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज किया हुआ रहेगा, उसका रीयूज, उसका वैल्यू आप एक्सटेंड कर सकते हैं, और फिर आप जो सर्विस रेंडर कर रहे हैं वो बार बार किसी को उपयोगी हो तो उसके लिए आप उसको स्टोर, आर्काइव और रीयूज में ला सकते हैं। और अगर हम कोई चीज़ को कभी कभी गांव वालों को बताना हो तो बातों से भी कह सकते हैं, और कई बार अच्छा फोटोग्राफ दिखाकर भी कर सकते हैं। सो स्टिल फोटोग्राफ या वीडियो मटेरियल से भी हम लर्निंग को एक्सटेंड कर सकते हैं गांव वालों के लिए। अब अगर हम लास्ट सेक्शन में आए, इस पे पेज नंबर 32 में क्विक चेक में एक लोकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में सोचें कि लोकल इंफॉर्मेशन तो हमने जुटा लिया, वेरीफाई भी कर लिया, तो उसको हम अगर एक डेटाबेस के द्वारा ऑर्गेनाइज कर लें तो उसको कैसे करें। एक चीज हमें देखना है कि जो इंफॉर्मेशन गांव में बात करते हैं तो कई बार कहानियां भी सुनने को मिलती है, कई बार फैक्ट्स भी मिलता है। तो कहानियों को अलग करना, फैक्ट्स को अलग करना, फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना, कब किसने क्या बात कही, वो सारा इंफॉर्मेशन को ऐड करना और एक डेटाबेस बनाना, तो इसको बोलते हैं लोकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब आप इसको ऑर्गेनाइज करके तैयार करते जाओगे तो वो एक लोकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाएगा। अब उसमें क्या होता है कि बार बार उसमें अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो लोकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के फायदे क्या हैं? 3 फायदे हैं। एक तो वो अपडेट करता है, बार बार रेगुलर लोकल इंफॉर्मेशन अपडेटेड मिलता है। वो एनालिसिस जो गांव वालों की तरफ से आया है उससे हमें समझ बढ़ती है, एनालिसिस मिलता है, और इससे हम क्योंकि कम्युनिटी को साथ लेकर चलते हैं तो ये इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी और एक्सेप्टेंस जो है एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस से निकली है। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम नॉर्मल जो लाइब्रेरी या इंटरनेट में जो जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है उससे थोड़ा सा अलग होगा, बट इसकी वैल्यू बहुत एक्सटेंडेड होगी। अब हम फाइनल सेक्शन में आते हैं, हमारा क्विक चेक 3.2 में।
क्विक चेक 3.2 में हमने इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के प्रोसेसेस के बारे में समझा था। इसमें क्या हमने समझा था? पहले कि हम किस किस तरीके से हमारे जुटाए हुए इंफॉर्मेशन, हमारी खुद की लर्निंग, जो गांव वालों की नीड है उसको फुलफिल करते हुए हमने जो भी काम किया उसको हम किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि इमीडिएटली हमारे जो सेंटर जहां लगा हुआ है उसके आसपास का जो गांव है, हो सकता है या 2 या 3 गांव हो, पर हो सकता है हमारा सेंटर में 4-6 गांव के दूर से भी लोग आ रहे हों। अगर वहां से लोग आ रहे हैं तो उनके लिए अगर हमें इंफॉर्मेशन कुछ पहुंचाना है, रोज तो हम जा नहीं पाएंगे, रोज तो सबसे मुख से बात नहीं कर पाएंगे, तो हमें एफिशिएंट कम्युनिकेशन टूल्स निकालने पड़ेंगे। तो उसके हमने कई सारे टूल्स के बारे में जांच ली हमने। पहला तो कि भाई हम एक महीने में एक बार एक न्यूज़लेटर निकाल सकते हैं हिंदी में या अपने लोकल लैंग्वेज में, जहां जिस जिस स्टेट में हम लोग काम करते हैं उस स्टेट का हम निकाल सकते हैं। और हम रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेलीविज़न का इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी हम मीटिंग बुलाकर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर हम लोकल इन्फॉर्मेशन को जुटाते रहें, ऑर्गेनाइज करते रहें, तो हमारे पास एक अच्छी डेटाबेस, लोकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम की डेटाबेस बनेगी। अब हम अगर फाइनली कंक्लूजन में ये बात बताएं कि हमने इस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखी। हमने ये सीखा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सोर्सेज एंड एथिक्स क्या हैं, हम लोग इस पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज कैसे करेंगे, और टेलीसेंटर के फोकस लेते हुए बहुत सारे इंफॉर्मेशन होने के बावजूद हम एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड तरीके को अपनाएं तो हम बहुत ही वैल्यू एडेड सर्विस दे सकते हैं, जिससे हमारे टेलीसेंटर को क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगला मॉड्यूल के लिए ये बेसलाइन है, क्योंकि अगर हम मार्केटिंग करना चाहें, जो हमारा अगला मॉड्यूल रहेगा, उस मार्केटिंग के लिए ये एक बेसलाइन है, ये होमवर्क है। इसके बारे में हमने ये जो चैप्टर में सीखा वो ये बहुत उपयोगी सेक्शन है। Thank you very much, Madam Jayalakshmi Chittur. It was a wonderful presentation.